नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वर्ल्ड में। दोस्तों, वीडियो के पहले भाग में हमने देखा था कि किस तरीके से इस हवेली का निर्माण किया गया है। कई सारे कमरों के साथ बनी इस हवेली के विषय में जो कुछ भी बातें कही जाती हैं यूट्यूबर्स के माध्यम से, उनमें सत्यता बहुत ही कम है। सच्चाई ये है कि ये एक प्रकार की रियासती हवेली है, अभी वीरान है, किसी समय ये आबाद रही होगी। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि इस हवेली का इतिहास क्या है, भारतीय इतिहास में इसको हम कहाँ स्थान दे सकते हैं और हंसवर और मकरही स्टेट के जो राजा हैं उन्होंने किस तरीके से इस क्षेत्र पर शासन किया था। तो ये सब जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जब इस हवेली का इतिहास ढूंढने के लिए मैं निकला तो सर्वप्रथम मुझे बहुत अल्प मात्रा में जानकारी मिली और यह पता चला कि किसी रियासतदार द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। इसका संबंध हंसवर में बनी हुई एक हवेली से किया गया कि ये 2 स्टेट थे और दोनों जगहों पर शासन करने वाले जो राजा थे वो एक ही राजवंश से जुड़े हुए थे। कालांतर में ये 2 भागों में बटे, एक मकरही रियासत की हवेली बनी और दूसरा बना हंसवर स्टेट, जहाँ के राजाओं द्वारा कई बड़े बड़े कार्य किए गए। तो यहाँ के ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हुए हम देखते हैं कि दरअसल इस हवेली का इतिहास क्या रहा या फिर यहाँ की रियासतों का इतिहास क्या था। लगभग 6-7 पीढ़ियों पहले ये दोनों स्टेट मकरही और हंसवर एक ही परिवार के अंग थे। यहाँ पर 2 सगे भाई माधव प्रसाद सिंह और किशुन प्रसाद सिंह बताए गए हैं। माधव प्रसाद सिंह हंसवर रियासत के जमींदार बने और किशुन प्रसाद सिंह मकरही रियासत के, ऐसा वहां के स्थानीयों का मानना है। लेकिन जब हम इतिहास में थोड़ा और पीछे जाने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जड़ें मुगल काल में कहीं दिखाई देती हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहला मुगल शासक बाबर था। उसने अवध क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अपने एक सेनापति मीर बाकी को नियुक्त किया था। सेना नायक के रूप में कार्य करते हुए मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि वहां पर राम मंदिर था जिसको तोड़ करके मीर बाकी ने बनवाया था। लेकिन कई इतिहासकारों का यह मानना है कि वहां पर नॉन मुस्लिम स्ट्रक्चर था, नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ करके मीर बाकी ने संभवतः इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्योंकि डॉक्टर बीबी लाल ने जब वहां उत्खनन का कार्य कराया था तो उनको फुल्ले वाले कुंभ कला से संबंधित कई डिपिक्शन वहां के स्तंभों पर दिखाई दिए थे जो कि प्रायः नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। जो भी हो, वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया और इस मस्जिद के निर्माण के पश्चात मीर बाकी ने आसपास के एरिया पर भी अधिकार करने का प्रयत्न किया। तो ऐसे में हंसवर स्टेट के राजा रणविजय सिंह द्वारा इसका प्रतिरोध किया गया। वे अपने इस प्रयास में सफल भी रहे। इसके पश्चात उनकी पत्नी जय कुमारी द्वारा मुगलों से लोहा लेने का कार्य किया गया। तो कुछ समय पश्चात रणविजय सिंह की मृत्यु हो जाती है। वो लोहा लेते हुए मीर बाकी से या मुगलों से वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसके पश्चात उनकी जो पत्नी है जय कुमारी, वो मुगलों से लोहा लेने का कार्य करती हैं, जिसमें उनको स्थानीय लोगों का भी सहयोग
प्राप्त होता है और बहुत सारी महिलाएं उनके पक्ष में खड़ी होती हैं। हुमायूं के समय में मुगल शाही सेना ने अवध पर जोरदार आक्रमण किया, तो मुगल शाही सेना के सामने लड़ पाना आसान नहीं था। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों के बचाव के बावजूद भी रानी वीरगति को प्राप्त हुई। एक वीरांगना रानी जय कुमारी, जिनका संबंध हसवर स्टेट से था, वो वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। 1905 में संकलित किया गया था फैजाबाद गजेटियर। अब इसकी जड़ें थोड़ी ऊपर आईं और हमने देखा कि फैजाबाद गजेटियर जो राजपत्र है, उसमें पालीवाल तालुकेदारों के विषय में अंग्रेजों द्वारा जो बांटे गए स्टेट थे उनके विषय में सूचना संकलित की गई थी। HR नेविल ने भी जो गजेटियर संकलित किया है उसमें भी इससे संबंधित बहुत सारे संदर्भ दिखाई देते हैं। हसवर के नरेंद्र बहादुर सिंह 42 गांव और 206 पट्टी के मालिक बने तथा मकरही में एक ठकुराइन थी जिनका नाम चंद्रभल कुंवर था, वो 46 गांव और 189 पट्टी की मालकिन बनी। वे मकरही में बनी एक छोटी सी कोठी में रहने लगी। चंद्रभल कुंवर के पुत्र कमला प्रसाद सिंह हुए, जिन्होंने 1937 में मकरही की इस विशाल कोठी का निर्माण प्रारंभ कराया। तो इस विशाल कोठी का निर्माण जो प्रारंभ करवाने वाले रियासतदार हैं, उनका नाम है कमला प्रसाद सिंह, जो कि रानी चंद्रभल कुंवर के पुत्र थे। कमला प्रसाद सिंह के 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र थे महेश्वरी प्रसाद सिंह अथवा लाल बहादुर सिंह। इनकी पत्नी का नाम विमला देवी था। दूसरे पुत्र थे हीरा सिंह और सबसे छोटे पुत्र थे नंद किशोर सिंह। महेश्वरी प्रसाद सिंह और विमला देवी की देखरेख में इस हवेली का निर्माण पूर्ण कराया गया। इसीलिए कई यूट्यूबर्स और कई लोग प्रायः बोल जाते हैं कि इस हवेली का निर्माण महेश्वरी प्रसाद सिंह ने करवाया, लेकिन शुरुआत किया था कमला प्रसाद सिंह ने। हवेली का काम 1937 में प्रारंभ हुआ था। महेश्वरी के पुत्र अमर सिंह की पत्नी मनहर सिंह, जो कि राजस्थान से आई हुई थी, 2007 में अपने पति अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र ज्ञान सिंह के साथ लखनऊ चली गईं। हुआ ये कि जैसे ही इनके पति अमर सिंह खत्म हुए, वैसे ही रियासतदारों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई, जिससे त्रस्त होकर के ये रानी लखनऊ को चली गईं अपने पुत्र के साथ। पैतृक संपत्ति के विवाद के चलते यह कोठी हवेली वीरान हो गई। आज यह पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। तो इतना इतिहास हमको पता चलता है, और गजेटियर जो फैजाबाद गजेटियर है उसमें काफी कुछ सूचना मिलती है। जितनी जानकारी थी उतनी मैंने साझा की। अब देखते हैं कि आज की क्या स्थिति है। तो आज यह पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। इसकी बनावट उच्च कोटि की है। यह हवेली हवा महल सदृश निर्मित है। प्रायः हवेली के कमरों को एक दूसरे से जोड़ा गया है। बीच में एक बड़ा आंगन है जो संभवतः रोशनी एवं शुद्ध हवा के लिए बनाया गया होगा। हवेली में 3 आंगन दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अन्य 2 आंगन और उनसे संबद्ध कमरों में राजघराने की स्त्रियां, राजकुमारियां तथा उनकी दासियां एवं अनुचरियां रहा करती थीं। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एक सभा भवन है जो मैंने आपको बताया और दिखाया। कॉर्निस भाग काफी खूबसूरत बना हुआ है। जब इसके ऊपर कॉर्निस के हम जाते हैं तो लकड़ी अथवा लोहे के स्तंभ लगाने के लिए होल बने हुए हैं, जो संभवतः एक कृत्रिम मेहराब का कार्य करते थे। इनमें लोहा या कोई ऐसी चीज लगाई गई थी जिससे बीच में गैप बन रहा था, और बहुत संभव है कि यहाँ बीच में रानियों के लिए
राजसी कुर्सियां भी लगाई गई हो या सिंहासन भी लगाया गया हो। ऊपर से बैठ करके रानियां सारी कार्यवाही को देखती थीं और उस हिसाब से उनकी भी भागीदारी सभा में चल रही वार्ता में हो जाया करती होगी। ऊपर एक गैलरी और अनेक कमरे हैं जिसमें संभवतः रानियां रहती होंगी, क्योंकि रानियों के बैठने का स्थान है आगे और पीछे गैलरी और कमरे हैं, तो अनुमान यही लगाया जाता है कि वहां पर रानियां ही रहती होंगी। छत अत्यंत अलंकृत बना है। छत की मेहराब अत्यंत सुंदर है। छज्जों को देखकर लगता है कि संभवतः सैनिक अथवा हवेली के पहरेदार ऊपर बैठकर निगरानी करते होंगे। तो मैंने आपको अभी अलग अलग कई चबूतरों को दिखाया था जो कि छज्जेदार हैं, उन पर बैठ करके सैनिक निगरानी करते होंगे। थोड़ी दूरी पर हाथी घोड़ों आदि को बांधने के लिए भवन निर्मित किया गया था। अगल बगल तालाब भी बनवाया गया था जिससे ये जानवर सुलभतापूर्वक जल पी सके। छत पर अनेक बैठकें बनाए गए हैं जो संभवतः सैनिकों के विश्राम स्थल रहे होंगे। संपूर्ण हवेली चार दीवारी से घिरी है जिसके एक कोने में पुराने महल को देखा जा सकता है तथा दूसरे कोने में वॉशरूम के साथ साथ हाथी घोड़ों के लिए कमरे देखे जा सकते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ के रियासतदार सैन्य गतिविधियों में भी भाग लेते रहे होंगे। वर्तमान में यह हवेली पूर्ण रूपेण खंडहर बन गई है जो कभी खुशहाल एवं लोगों से आबाद थी। आज वह वीरान एवं सुनसान हो चुकी है। जहां कभी राजाओं की आज्ञाएं, सैनिकों की चहलकदमी, रानियों की पायलों की धुन सुनाई पड़ती थी, आज वहां यदि कुछ है तो बस सन्नाटा। इसीलिए कई यूट्यूबरों का मानना है कि यहां रात में चीखने के साथ पायलों की झनकार सुनाई देती है। वर्तमान में यह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। कुछ यूट्यूबर, कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाले प्रायः यहाँ मिल जाते हैं। नहीं मिलती है तो इस हवेली की रौनक जो कभी रियासतदारों से आबाद हुआ करती थी। आज के लिए बस इतना ही। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या यह हवेली भूतिया है? क्या इस हवेली को रात में देखना चाहिए? क्या इस हवेली को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इसलिए संरक्षण में ले लेना चाहिए क्योंकि बहुमूल्य कलाकृति एवं पुरातत्व अधिनियम 1972 यह कहता है वर्तमान से 100 वर्ष से प्राचीन जो भी स्मारक हैं, स्थापत्य हैं या पुरावशेष हैं, उनको पुरावशेष मानकर संरक्षित किया जाना चाहिए। क्या यह सब होना आवश्यक है? आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपने फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे चीजों को समझने में आसानी होती है। वीडियो में आप सब अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।